बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम। हमारी आज की वीडियो मुग़ल एम्पायर की सीरियल से है, जो कि अपने पिछली वीडियो से जुड़ी हुई है, यानी शाहजहां से मुतल्लिक है। इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शाहजहां दोपहर 12 बजे महल सरा में आते और खाना तनावल करने के बाद कैलूला के बाद नमाज ज़ोहर की अदायगी होती थी। ज़ोहर के बाद मलके मुमताज़ महल के ज़रिए बेवा और बेसहारा ख़वातीन की इमदाद करनी होती थी कि उन्हें नक़्त व जिन्स या अराज़ी अता की जाए। नमाज असर के बाद नशेमन जाना होता था और नमाज मगरिब से 4 घड़ी बाद तक उमूरे दीन दुनिया में वक्त सर्फ होता था। इसी नशिस्त में कभी कभार शहंशाह हिंदी मौसीकारों से राग भी सुन लिया करते थे। इस नशिस्त के बाद नमाज इशा की अदायगी और उसके बाद महल सराय शाही में चले जाना मामूल था। शब के वक्त पर्दे के पीछे से अशखास ख्वाबगाह में शख्सियात की सवाने उमरियाँ, वाक़यात, तारीख़ और ज़माना माजी के वाक़यात बयान किया करते थे। लिबास हमेशा मुअत्तर रहता था और नशिस्त बखूर या रूह अफ़ज़ा अतरियात से मुअत्तर रहती थी। मेमार शहंशाह। शाहजहां में तामीर का जज्बा ऐसा था कि मेमार शहंशाह मारूफ हुए। अपने पहले दारुल हुकूमत आगरा में 2 अजीम मसाजिद, मोती मस्जिद और जामिया मस्जिद के साथ ताज महल के नाम से मशहूर मकबरा की तामीर का बेड़ा उठाया। ताज महल उनके दौरे हुकूमत का शाहकार है, जो उन्होंने अपनी तीनों रानियों में पसंदीदा तरीन अर्जमन मुमताज़ महल, आसफ खान की बेटी मलके नूर जहां की भतीजी और औरंगज़ेब की वालिदा की याद में तामीर किया। शादी के महज 19 बरस बाद 14वीं ज़चगी के दौरान 38 बरस की उम्र में 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की वफ़ात जरियान खून के बायस हुई थी। अपने दूसरे दारुल हुकूमत दिल्ली में शाहजहां ने एक बहुत बड़ा किला, दार महल, लाल किला और साथ ही हिंदुस्तान की बेहतरीन मसाजिद में से एक जामिया मस्जिद तामीर करवाए। लाहौर का शालामार बाग भी उन्हीं के दौर में बना। फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ का दौर। शाहजहां जहांगीर या अपने दादा अकबर से ज़्यादा लेकिन अपने बेटे औरंगज़ेब से कम रासिख़ अक़ीदा थे। वो अपनी हिंदू रियाया के लिए निस्बतन रवादार हुक्मरान साबित हुए। शाहजहां का दौर अदबी सरगर्मियों, मुसव्वरी और ख़त्ताती के फ़नून के फ़रोग़ का दौर था। फ़नून के तारीख़दान मेलो पीच के मुताबिक वो ज़ेवरात के माहिर के तौर पर मशहूर थे। उन्हें फ़नून लतीफ़ा के लिए फ़ुर्सत मुयस्सर थी और शायद वो ख़ुद भी जवाहरात तराशते थे। उनके ज़ेवरात का मजमूआ शायद दुनिया में सबसे शानदार था। कहत से 2 लाख अफराद की मौत शाहजहां की हुकूमत के चौथे और 5वें साल मुग़ल रियासतों दक्कन और गुजरात में कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं, जिससे लाखों अफराद किल्लत खुराक के बायस हलाक हुए। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस कहत की होलनाकियों को इन अल्फाज में बयान किया। हाथ खाने की भीख मांगने को बड़े हुए थे। एक मुद्दत तक कुत्ते का गोश्त बकरे के गोश्त की ओर बेचा गया और मुर्दों की हड्डियों मिला आटा फरोख्त किया गया। कहत की तफसीली तफसीर एक अंग्रेज सयाह पीटर मंडी ने भी पेश की, जिसने तजारती सरगर्मियों के लिए सूरत से आगरा और पटना का सफ़र किया था। सूरत में बीमारी इतनी जानलेवा थी कि 21 अंग्रेज ताजरों में से 17 मार गए। सूरत और बुरहानपुर के दरमियान रास्ते का एक बड़ा हिस्सा ज़मीनी था। कस्बे में मर्दों को एड़ियों के सहारे बाहर घसीटा जाता था और वहां छोड़ दिया जाता था कि रास्ता आधा रोका जाता था। इस दौरान बुरहानपुर में शाहजहां का पड़ाव हर किस्म की ऐशो आराम के सामान से भरा हुआ था।
لاہوری کے مطابق شہنشاہ نے چند کچن کھولے اور 20 ہفتے کے عرصے میں 1.5 لاکھ روپے خیرات میں دے دیے۔ شاہ جہاں نے زمینی محصول کے تخمینہ کا 11واں حصہ بھی واپس کر دیا۔ مہمات: شاہ جہاں اپنی 30 سالہ حکومت کے دوران لگ بھگ 15 سال کسی نہ کسی مہم کے لیے دارالسلطنت سے باہر رہے۔ جون 1631 سے اکتوبر 1632 تک 4 مہینوں کے محاصرہ کے بعد پرتگالیوں سے دریائے ہوگلی کی بندرگاہ چھین لی گئی، جن پر ان کا کافی عرصے سے قبضہ چلا آ رہا تھا۔ شاہ جہاں کا دور حکومت دکنی ریاستوں کے خلاف کامیابیوں کے لیے قابل ذکر تھا۔ سنہ 1636 تک احمد نگر کا ہلاک ہو چکا تھا اور گوالکنڈہ اور بیجاپور کو خراج پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مغل اقتدار کو شمال مغرب میں بھی عارضی طور پر بڑھا دیا گیا تھا۔ 1638 میں قندھار کے فارسی گورنر علی مردان خان نے اس قلعے کو مغلوں کے حوالے کر دیا۔ 1646 میں مغل افواج نے بدخشاں اور بلخ پر قبضہ کر لیا، لیکن 1647 میں بلخ کو چھوڑ دیا گیا اور 1649، 1652 اور 1653 میں اسے دوبارہ فتح کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایرانیوں نے 1649 میں قندھار پر دوبارہ قبضہ کیا۔ بلخ اور بدخشاں کی مہمات اور قندھار کی بازیابی کی کوششوں نے سلطنت کو دیوالیہ ہونے کے تہانے پر پہنچا دیا تھا۔ بیماری اور معزولی: ستمبر 1657 میں شاہ جہاں بیمار ہو گئے۔ ملا محمد صالح کمبو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے صوبوں میں امن و امان تھا کہ اچانک شاہ جہاں کی علالت نے ملک کی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ 16 ستمبر 1657 کو شاہ جہاں پیشاب رکنے کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ اسی سبب پاؤں میں ورم نے مرض کو بڑھا دیا۔ علاج معالجہ جاری رہا مگر مرض جوں کا توں رہا۔ علاج سے 9 دن بعد شاہ جہاں نے بستر علالت سے دربار میں قصر شاہی کے جروکے سے درشن کروایا۔ جانشینی کی جدوجہد اور اورنگزیب کی جیت: باپ کے بیمار ہونے کے بعد شاہ جہاں کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب کے درمیان جانشینی کے لیے جدوجہد ہوئی۔ اس سیاسی چپکلش میں اورنگزیب فاتح ہوئے۔ انہوں نے 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا اور شاہ جہاں کو 1666 میں ان کی موت تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ سامعین کرام، ریالٹی ایٹ انفو پر آپ کو ہر طرح کی تاریخی، سائنسی اور اسلامی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ روایت ہے کہ اورنگزیب نے حکم دیا کہ ان کے والد کو ان کی پسند کی صرف ایک خوراک کی اجازت ہوگی اور شاہ جہاں نے چنوں کا انتخاب کیا۔ ابراہم ایرالی اپنی کتاب دی مغل تھرون میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے ہاتھوں معزول ہونے پر بیٹے نے شاہ جہاں پر طنز کیا کہ تم اب بھی خسرو اور پرویز کی یاد کو کیسے مانتے ہو، جنہیں تم نے اپنے تخت سنبھالنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور جنہوں نے تمہیں کسی قسم کی چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بنیادی ذمہ دار ہریش چندر کے مطابق شاہ جہاں کے دور میں مالیاتی وصولیاں مغلیہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھیں، لیکن اشوتوش اڈیچیا اور ڈاکٹر انچل شرما کی تحقیق ہے کہ شہنشاہ کا اسراف سے بھرپور طرز زندگی، آرٹ اور فن تعمیر کے فروغ کے لیے بھاری اخراجات، ٹیکسوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ اور فوج اور شاہی عمال کی بڑھتی ہوئی بدعنوانی نے شاہ جہاں کے دور حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد شدید مالی کساد بازاری پیدا کی۔ بہت سے مورخین کی رائے ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر شاہ جہاں کو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کا بنیادی ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مورخ ڈاکٹر A.L. سریواستو نے لکھا ہے کہ شاہ جہاں کے دور کو آرٹ اور فن تعمیر کے حوالے سے ہندوستانی تاریخ کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان کی رائے ہے کہ شاہ جہاں کے دور میں انتظامیہ بدعنوان اور اشرافیہ لالچی ہو گئی تھی۔
डॉक्टर S.R. शर्मा के मुताबिक शाहजहां ने बहैसियत हुक्मरान कौमी वसाइल को पानी की तरह बहाया। अखराजात पूरा करने के लिए लोगों को भारी टैक्स अदा करने पर मजबूर किया जाता था। मुगल सल्तनत का उरूज ज़वाल में फर्गिस निकोल ने लिखा है कि शाहजहां वो शख्स है जिसने तख्लीकी सलाहियतों को मुगल बादशाहों में उरूज पर पहुंचाया। तारीख में उन्हें इस तरह याद किया जाता है, मगर यही बादशाह मुगल सल्तनत के ज़वाल का जिम्मेदार भी था। शाहजहां का दौर सुनहरी दौर के उन्वान से की जाने वाली रुखसाना इफ्तिखार की तहकीक बताती है कि शाहजहां के दौरे हुकूमत में सल्तनत की मजमूई आमदनी का 36.5% 68 शहजादों और अमीरों को तफवीज़ किया गया। मजीद 25% 587 अफसरान को, गोया सल्तनत की कुल 22 करोड़ रुपए की आमदन का 65% 665 अफराद के तसर्रुफ में था। चुनाचे ये दौर बादशाहों, शहजादों या उन अफराद के लिए सुनहरी दौर था, जबकि हिंदुस्तान की रियाया इस रियासत के हकीकी मुतवल्ली रोटी के टुकड़े से भी महरूम रहे। फ्रांस के तिब्बी माहिर फ्रांसिस बर्नियर 1658 से 1670 तक हिंदुस्तान में रहे। ये शाहजहां का आखिरी ज़माना था। बर्नियर ने हिंदुस्तान का सफ़रनामा तहरीर किया। यह सफ़रनामा 1671 में पेरिस से छपा। बर्नियर ने लिखा था कि बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हज़ार मजदूर उनका सामान उठाते हैं। अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदादा है और उमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा उन पर निछावर कर देते हैं। वज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाजिरी न देने वाले वज़रा ओहदे से फारग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास तबका सिरे से मौजूद नहीं, बल्कि मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फवारे भी, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। सामूने कराम, मुग़ल शहंशाह शाहजहां के मुतल्लिक हमारी वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सामईन कराम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।